तो इसलिए ना तुम लोग की ये वाली सोच मुझे पता रही, तुम लोग की नहीं, जो बाहर हैं अभी थोड़ा लेट जाएंगे, बता देंगे गाड़ी पंचर था, 4:30 बजे जाएंगे, अनेक अर्था का टेस्ट हो जाएगा, समास पढ़ लेंगे। तो चलो उल्टा करते हैं, 4 से 5 पढ़ देते हैं। टॉपिक डालिएगा। हाँ, क्या पढ़ने वाले थे आज हम लोग? समास। चलो फिर समास पढ़ते हैं। चले भाई, उपसर्ग प्रत्यय भी याद करना चालू कर लेना फिर, है ना। वर्ण से शब्द बनाने के लिए, वर्णों से शब्द बनाने के लिए हम क्या करते हैं भाई? हम करते हैं संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय। ये 4 चीजें हैं, संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय। जिनमें से एक चीज है क्या? संधि को समझना, समास को समझना और जानना, उपसर्ग प्रत्यय को हमको करना पड़ेगा याद। कुछ चीजों को हमको याद करके चलना पड़ेगा। और उपसर्ग प्रत्यय को इतना अच्छे से अभी देखते रहो, क्योंकि प्रत्ययों के ही माध्यम से हम करेंगे लिंग परिवर्तन। शेर में नी लगा करके बना देंगे क्या? शेरनी। करेंगे ऐसा। लिंग परिवर्तन के लिए बहुत सारे प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यदि हमको पता हो आत्मज, आत्मज का मतलब क्या होता है भाई? पुत्र। तो इसमें आ लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? मतलब, समझ रहे हो बातों को? ऐसे हम लोग करते हैं क्या? उपसर्ग प्रत्यय का बाद में प्रयोग करते रहेंगे ऐसा। अभी हम लोग का टॉपिक क्या है? समास। समास कहते किसे हैं? पहली चीज तो है कि संधि और समास में अंतर क्या है। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि दो वर्णों के मेल से, किन से? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को, जब विकार उत्पन्न हो तब क्या कहलाता है भाई? वो संधि। तब वो क्या है? संधि। लेकिन समास के साथ क्या है? समास में होगा शब्दों का मेल, यहां वर्णों का नहीं, बल्कि किसका मेल होगा? शब्दों का मेल होगा। और शब्दों का जब मेल होगा तो पहली चीज तो कि वो दो या उससे अधिक हो सकते हैं, दो या दो से अधिक हो सकते हैं, पहली चीज। और दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होगा, और उसके बाद आएगा एक नया समस्त पद। क्या आएगा भाई? एक नया समस्त पद। एक नया पद आएगा जिसे हम समस्त पद की संज्ञा देते हैं। जैसे यदि मैं कहता हूं दशानन, मैंने कह दिया क्या? दशानन। यदि मैं लिखता हूं गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, क्या बन जाएगा ये? गगन चुंबी। यदि मैं कहता हूं क्या? राजा का पुत्र, क्या लिख दूं मैं? क्या लिख दूं? राजा का पुत्र। क्या हो जाएगा ये? तो क्या केवल दो शब्द ही जुड़ रहे हैं क्या? दो या उससे अधिक शब्द हैं? कभी कभी दो शब्द भी होते हैं। जैसे यदि मैं कह देता हूं यहां पर दिन रात, केवल मैं कह दूं क्या? दिन रात। यदि मैं केवल इस प्रकार का लिख देता हूं तो यहां दो ही शब्द हैं, दिन रात, ठीक है। और ये अगर मैं तोड़ूं तो बन जाएगा क्या? दिन और रात। क्या बन जाएगा? दिन और रात। कभी हम लिख देते हैं क्या? हरिहर, हरि और हर, हरि और हर। तो संधि में हम देखते हैं कि दो वर्णों का होता है मेल, और दो वर्णों के मेल से, चूंकि स्वर स्वर के मेल से या स्वर व्यंजन के मेल से या व्यंजन व्यंजन के मेल से या विसर्ग के मेल से आते हैं बहुत प्रकार के परिवर्तन। और जब ये परिवर्तन आए, जब ये विकार उत्पन्न हो, तब उन्हें कहते थे हम क्या? संधि। लेकिन समास के साथ ऐसा नहीं है। समास में दो या उससे अधिक शब्द का क्या होगा? मेल। और जब मेल होगा तो एक नया पद हमारे सामने आएगा, और जो नया पद सामने आएगा उसे हम कहते हैं क्या? समस्त पद। क्या कहेंगे उसे? हम समस्त पद कहेंगे। ध्यान देना, जैसे यहां पर एक नया शब्द आया है हरिहर, जब इसको हम तोड़ते हैं तो क्या होता है? हरि और हर। और तो गायब ही हो गया जी, यहां पर और तो गायब ही हो गया। समझ रहे हो? यदि कोई कहता है सामर्थ्य के अनुसार,
सामर्थ्य के अनुसार, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अरे सामर्थ्य के अनुसार को समास में क्या, समास करके देखो क्या होगा? यथा सामर्थ्य। क्या बोलते हैं? यथा सामर्थ्य। यथाशक्ति सुने हो ना? अब सर हम उतना ही तो याद करेंगे ना जितना हमारे में क्षमता है, जितनी शक्ति है। यथाशक्ति क्या बोलेंगे? यथाशक्ति। कहते हैं ऐसा कितने लंबी बात को कितने छोटे से क्या है शब्द में कहा जा सकता है। बहुत छोटी सी चीज में हम लोग कह सकते हैं। ठीक है बात। यदि कहते हैं क्या हम लोग, हम कहते हैं ना किन्हीं को तो आशुतोष कहते हैं। किन्हें कहते हैं? आशुतोष। किन्हें कहते हैं? मतलब क्या होता है आशुतोष का? जो जल्दी प्रसन्न हो जाए। अब इतनी लंबी बात को छोटे में कह देना है हमको। हम कहते हैं क्या? मुरारी। मुरारी का मतलब क्या होता है? हम कह देते हैं मुरारी। क्या मतलब होता है इनका? मुरली बजाने वाला। हे भगवान, कैसी बहकी बहकी बातें करने लगते हो तुम लोग। इसीलिए पर्यायवाची ढंग से पढ़ना जरूरी है, और इसीलिए पर्यायवाची याद नहीं होता, क्योंकि मुरारी अर्थ ही नहीं समझे हम रट दिए। कौन है ये बताओ तो? कृष्ण जी हैं। और आप बिल्कुल सही बोल रहे थे सर। क्या? मुर नामक राक्षस के अरि अर्थात शत्रु हैं जो। मुर एक राक्षस का नाम, मुर नामक राक्षस के अरि अर्थात शत्रु हैं जो। तो मूर नामक राक्षस के शत्रु, शत्रु का एक पर्यायवाची अरि होता है, पढ़े हो ऐसा? तो मूर नामक राक्षस के अरि हैं जो, वो हैं क्या? मुरारी। इतनी लंबी बात को कितना मुरारी बस बोल देने से समझ में आ गया? हाँ कि ना? आई बात समझ में? तो बड़ी बड़ी बातों को छोटा बना करके यदि हम लोग ऐसा छोटा पैकेट बनाकर कह देते हैं, वो क्या है? समास। क्या है वह? समास। ठीक है बात। गए कहीं पर खूब सारा, अरे इतना ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग था भाई साहब, खतरनाक ऊंचा, गगनचुंबी इमारतें थी। समझ में आई बात? सीधे सीधे कह देते हैं हम ऐसा। तो यही है क्या समास का काम, कि वह आपका काम आसान करके दे देता है यदि आप उसके अर्थ को समझ सके तो। और अब हमें जरूरत पड़ेगी खूब सारे पर्यायवाची की, और अब होने वाला है आपका पर्यायवाची बहुत सारा रिवीजन, क्योंकि यहां से अब हम शब्दों के साथ परिचित होते जाएंगे। और जितने लोग को यह समस्या थी कि सर पर्यायवाची पढ़ तो रहे हैं लेकिन पता नहीं क्यों याद नहीं हो रहा है, अब देखो कैसे याद होगा। अब उन्हीं शब्दों के साथ खेलना चालू करेंगे हम। अब आ चुके हैं लगभग शब्दावली में। ठीक है बात। तो यहां से अब हम लोग देखेंगे कुछ विशेष शब्दों को। तो फिलहाल समास का एक प्रॉपर डेफिनेशन यदि आपको पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? चलो लिख करके देखते हैं। समास का डेफिनेशन यदि पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? लिखेगा दो देखो संधि बंधी तो मैं लिख करके बता रहा था, लेकिन ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना आपके पास। तो लिखेगा दो या दो से अधिक शब्द मिलकर, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब एक नवीन शब्द की रचना करते हैं, एक नवीन शब्द की रचना करते हैं, तो उसे समास कहा जाता है। तो उसे समास कहा जाता है। ठीक है बात? समझ में आ रही बात है समास की क्या है? अब इसमें ना कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका मैं बार बार प्रयोग करूंगा, तो उन शब्दों को लिख लेते हैं। हेडिंग डाल दीजिए समस्त पद। समस्त पद किसे कहेंगे? समस्त पद। समास द्वारा बने नवीन शब्द को ही समस्त पद कहा जाता है। समास द्वारा बने नवीन शब्द को ही समस्त पद कहा जाता है। चलो बहुत छोटे वाले एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। यही वाला एग्जाम्पल को लिखना। राजा का पुत्र लिखा है यहां पर। राजा का पुत्र दो से अधिक शब्द हैं, तीन शब्द हैं। तीन शब्दों के मिलने से एक नवीन शब्द की रचना हुई, राजपुत्र। यही है हमारा क्या? समस्त पद। क्या है ये? समस्त पद। ठीक है, समस्त पद। लेकिन यहां पर ध्यान रखेंगे, ये जो पहले वाला है इसे हम कहते हैं प्रथम पद,
या इसी को कहते हैं पूर्व पद, और इसे हम कहते हैं द्वितीय पद, द्वितीय पद या उत्तर पद। ये लो भाई, हाँ समस्त पद ही समासिक पद है, ठीक है, समस्त पद या इसे ही कहेंगे हम सामासिक पद। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, ये समस्त पद या समासिक पद, ठीक है। जो समास के द्वारा बना हुआ नया पद है, नया शब्द है, उसे हम कहते हैं समस्त पद या समासिक पद। इसका पहला हिस्सा है प्रथम पद, दूसरा हिस्सा है द्वितीय पद। कोई बड़ी बात है क्या इसमें? भाई इसको भी ऐसे डिफाइन करने की जरूरत तो नहीं है ना, उदाहरण से समझ सकते हो तो लिख लो फिर ऐसा, ये है समस्त पद। ये है समस्त पद, ठीक है बात। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास में समास में होना क्या है, ये तो समझ में आ गया। हम इस तरीके से नए नए शब्दों का निर्माण करेंगे, देखते हैं कौन कौन से प्रकार के शब्द हम बना पाते हैं। अच्छा, समास के कुछ प्रकार भी होते हैं क्या? जैसे यहां पर हमने लिख दिया, अगर मैं लिख दिया दिन रात, यदि मैं लिखता हूं हरिहर, अगर मैं लिखता हूं राजा का पुत्र, यदि मैं लिखता हूं दशानन, मैं इस तरीके से बहुत सारे प्रकार के लिख सकता हूं। और जितने बार मैं ऐसा लिखता हूं, जितने बार मैं ऐसा लिखता हूं, मुझे महसूस होता है कि हर बार समास अलग अलग प्रकार से टूटता है। अगर मैं कहता हूं कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। यदि मैं लिखता हूं क्या, तिरंगा, तीन रंगों का समाहार जहां पर हो, तिरंगा। यदि मैं कहता हूं तिराहा, तीन राहों का मिलन स्थल, यहां पर तीन राह मिलते हो। यदि मैं कह देता हूं 55, 50 और 5, ऐसे शब्दों में हम देखते हैं कि बार 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 ऐसे शब्दों को जब भी हम तोड़ करके देखते हैं तो हर बार अलग तरीके का टूटता है। यदि मैं कहता हूं देवालय, अब नहीं लगेगा धन, धन लगता था कहां, संधि में। अब संधि से उबर के सामने आओ, देवालय क्या होगा, विद्यालय क्या होगा, विद्या का आलय। विद्यालय विद्या के लिए आलय, विद्यालय विद्या के लिए आलय। देवालय देवों का आलय, विद्या का आलय नहीं, विद्या के लिए आलय। और देवालय देवों का आलय। ये अंतर क्यों है, ये अंतर क्यों है और ये चीजें क्या है, इसके बारे में हमको समझना जरूरी है, ठीक है। इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। तो हमको समझना है अब समास के होते हैं क्या कुछ विशेष प्रकार के भेद, और कोई विशेष बहुत ज्यादा नया बात नहीं है। ये किताबों में समास के आजकल और बहुत सारे नए नए भी भेद आते जा रहे हैं, लेकिन हम हिंदी में पीएचडी नहीं कर रहे हैं। हम केवल उतना ही देखेंगे जितना अब तक ऑथेंटिक रूप से क्या है हमारे पास मौजूद है। नए नए समास, नए नए समास में एक तो आता है खुद नए समास। मैं नए समास आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं केवल वो बेसिक चीज आपको बताऊंगा जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं और आने चाहिए, ठीक है बात, समझिए चीजों को। तो समास होते हैं भाई कितने प्रकार के? अब बोलोगे सर कहीं कहीं हमने देखे हैं 6, कहीं कहीं 6 देखे हो। देखो समास में ये जो पद हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद, इनकी प्रधानता के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा जाता है। कितने आधार पर बांटा जाता है भाई? 4, प्रधानता के आधार पर। और प्रधानता 4 से ज्यादा हो भी नहीं सकती, प्रधानता का कॉम्बिनेशन 4 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। कितने लोग कंप्यूटर के बारे में जानते हो थोड़ा बहुत? बाइनरी जानते हो, 0 1 1 0 टाइप, 2 ही डिजिट होता है ना हमारे पास, 2 ही डिजिट होता है। चलो बता दो मुझे, या तो 0 होता है या तो 1 होता है। इतना कंप्यूटर तो थोड़ा थोड़ा जानते हैं ना, और कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होंगे तब तो फिर अपरंपार, फिर वो हेक्साडेसिमल, ऑक्टल नंबर सब जानते होंगे। चलो फिलहाल बाइनरी जानते हो, 0 और 1। अगर मैं 2 बाइनरी, 2 पद है ना मेरे पास, यदि मैं 2 बाइनरी को यदि मैं क्या करूं, मिलाने की कोशिश करूं, तो मुझे क्या ही मिल सकता है? ये 2 चीजों से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? या तो दोनों 0 होगा, या तो 1 और 0 होगा, या तो 0 और 1 होगा, या तो 1 और 1 होगा। इतना ही तो होगा ना। 2 पद हैं हमारे पास, प्रथम पद और द्वितीय पद, तो दोनों पदों को लेकर के 4 ही तो कॉम्बिनेशन बनेगा।
क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? छोड़ो क्या नाम होता है, होता होगा कुछ कुछ, पहले ध्यान से समझो। समास चार प्रकार के ही क्यों? समास में हम देखते हैं कि या तो प्रथम पद प्रधान होगा, इस स्थिति में द्वितीय पद क्या हो गया? शून्य। प्रथम पद प्रधान, द्वितीय पद अप्रधान। या तो प्रथम पद अप्रधान, अप्रधान मतलब समझ रहे हो, जिसको हम बोल देते हैं क्या? गॉड, ठीक है। और दूसरा पद क्या हो जाएगा? प्रधान। ये ज्यादा हाईलाइटेड है, ये थोड़ा कमजोर है। या तो क्या होगा? दोनों ही पद प्रधान होंगे। क्या होंगे? दोनों ही पद प्रधान होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर ये प्रधान शब्द क्या है इस बारे में समझते हैं। जैसे पहला पद प्रधान होगा, दूसरा पद नहीं। यदि मैं कहता हूं आजीवन, क्या कह दिया मैंने? एक शब्द मैं कहता हूं यहां पर आजीवन, मतलब क्या है? आजीवन का मतलब क्या है? जीवन भर। कर्ण दुर्योधन का आजीवन गुलाम रहा, मानसिक गुलाम रहा। कर्ण दुर्योधन का आजीवन गुलाम रहा। अगर ऐसी बात अगर कही जाती है, आजीवन मतलब मृत्यु से पहले तक, पूरे जीवन भर, ऐसा अर्थ निकलेगा इसका। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पद क्या है? सबसे महत्वपूर्ण पद है ये आ। क्या है? आ। अगर आ हटा दो तो बचेगा केवल जीवन, तो पूरा अर्थ ही खत्म हो गया। यदि कहते हैं हम यथाशक्ति, क्या कहते हैं हम? शक्ति के अनुसार। क्या हो जाएगा वो? शक्ति के अनुसार, मतलब यथा शब्द इंपॉर्टेंट है, यथा शब्द का महत्व है, ऐसा। यदि मैं कहता हूं प्रथम पद क्या हो? गॉड, और द्वितीय पद क्या हो? प्रधान। माना कि ये क्या हो जाएगा? प्रथम पद क्या हो जाएगा? अप्रधान, और द्वितीय पद क्या हो जाएगा? प्रधान। जैसे यदि मैं लिख देता हूं यहां पर कमल नयन, क्या लिख दिया मैं? कमल नयन। अब यदि नयन ही ना हो तो कैसे बताएगा कमल के समान नयन? समझ रहे हो बातों को? तो यहां पर नयन ज्यादा जरूरी है। किसको बोलते थे कमल नयन? वैसे राजीव लोचन किन्हें कहा गया? याद आ रही कुछ चीजें? विष्णु जी के लिए भी ये प्रयोग करते हैं, भगवान श्री राम के लिए भी करते हैं, ठीक है। और कृष्ण जी की भी आंखों को ही कमल के समान बताया गया है। सब एक ही रूप है, ठीक है बात। चलो, तो कमल नयन कह देते हैं हम। यहां पर नयन इंपॉर्टेंट हुआ। अब कभी कभी दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे यदि मैं लिखता हूं यहां पर भाई बहन, भयानक मारपीट हो जाएगा किसी एक को कमजोर बताओगे तो। भाई और बहन दोनों महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल सही। राम लक्ष्मण दोनों महत्व के हैं। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण दोनों दोनों। हरि हर, हरि और हर, हरि अर्थात विष्णु, हर अर्थात शिव, दोनों महत्वपूर्ण है। समझ गया बातों को? तो यहां पर दोनों ही पद क्या हो रहे हैं? प्रधान। देखो है समास, लेकिन समास में अलग अलग टाइप आ रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों पद क्या है? दोनों पद इंपॉर्टेंट नहीं होते, कोई तीसरा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं लिख देता हूं यहां पर मुरारी, क्या लिख दिया मैं? मुरारी। या चलो मुरारी तो अभी बता ही दिया था। मैं लिख देता हूं यहां पर वीणा पाड़ी, वीणा पाणी का क्या मतलब होता है? माता सरस्वती। ना वीणा महत्वपूर्ण है ना पाणी महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? सरस्वती। तो न पहला महत्वपूर्ण पद हुआ न दूसरा वाला महत्वपूर्ण पद हुआ, दोनों मिलकर किसी तीसरे के लिए अर्थ वहन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये चार प्रकार के ही क्या होते हैं? समास के प्रयोग। यही हो सकता है ना, कोई और कॉम्बिनेशन बनेगा क्या? अरे कंप्यूटर की दुनिया में जीने वाले लोग हो तुम लोग, इसीलिए मैं सोचा कंप्यूटर के तरीके समझा दूं। अब समझो इस बात को, अगर ऐसा है तो इनको क्यों ना हम लोग चार अलग अलग नाम दे दें। नाम दे सकते हैं चार अलग अलग प्रकार के, तो चलो नाम दे के देखते हैं। अब समझते हैं नामों के अनुसार कि कौन क्या है। ये तो समझ में आ गया ना कि समास अलग अलग टाइप के क्यों होते हैं, ठीक है। अब ये अलग अलग जो टाइप हैं इनके बारे में देखते हैं। हम देखेंगे समास के प्रकार, और समास के प्रकार किस आधार पर? समास के आधार किस आधार पर? पदों की प्रधानता के आधार पर। पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण।
वर्गीकरण नहीं बोलना चाहिए, प्रकार ही कह दें। ये लो भाई, तो पदों की प्रधानता के आधार पर यदि मैं कहूं तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन हम लोग एक काम करते चालू करते हैं 10 से। कहां से? 10 का मतलब क्या हुआ? लो यहां पर मैं वैसे ही लिख देता हूं 10, मतलब कि प्रथम पद प्रधान और द्वितीय पद अप्रधान या गौड़। इसे हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। क्या कहते हैं इसको? अव्ययी भाव समास। ये लो भाई, ये आ गया समास का नाम। ये सुना सुना सा लग रहा है क्या? लग रहा है ना सुना सुना सा? बस अब रिलेट करते जाना, जो बचपन से आप पढ़ते आए हैं उस बात को रिलेट करते जाना, ठीक है? अब हमने 10 बनाया, 10 के बाद क्या बना दें? 1-1 कॉम्बिनेशन ले आए। 1-1 का कॉम्बिनेशन मतलब कि क्या होगा यहां पर? प्रथम पद व द्वितीय पद दोनों प्रधान। अगर ये दोनों ही प्रधान है तो क्या कहलाता है? ये द्वंद्व समास। क्या कहलाता है ये? द्वंद्व समास। ये लो भाई, दोनों ही हो गया तो द्वंद्व समास। यदि इसी को मैं लिख देता हूं 0-0 तो क्या हो जाएगा यहां पर? दोनों पद अप्रधान एवं किसी तीसरे पद की प्रधानता। और यह कब होता है भाई तीसरे पद की प्रधानता? जब हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। क्या कह देते हैं भाई? बहुब्रीहि समास। लिख लो बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। इसके बाद हम देखेंगे क्या? यदि क्या हो जाए भाई 0-1 मतलब कि प्रथम पद गौड़, द्वितीय पद प्रधान। क्या कहलाता है ये वाला? बताओ तो जल्दी से। द्विगु कर्मधारय। वास्तव में इसे हम कहेंगे तत्पुरुष समास। क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। लेकिन तुम लोग के आंसर भी गलत नहीं थे, वो भी सही ही है। क्यों? क्योंकि तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं 2 भाग। एक का नाम है क्या? द्विगु, और एक का नाम है कर्मधारय। और इसीलिए कुछ किताबों में लिखा होता है कि समास होते हैं 6 प्रकार के। समास होते हैं सीधे 6 प्रकार के, कई जगह ऐसा लिखा होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमेशा ये जो है 4 प्रकार के होते हैं। और यहां पर नोट करके लिखना एक बात कि सीजी व्यापम में जब पूछा गया कि समास कितने प्रकार के होते हैं तो व्यापम ने आंसर 6 लिया है। ये मैं भूतकाल की बात बता रहा हूं, भविष्य में क्या ले लेगा, पीएससी क्या ले लेगा, मुझे नहीं पता। समझ में आई बात? क्या हिंट करना चाह रहा हूं मैं? समझ गया बात को, है ना? अब खूब सारे प्रश्न बनाओ। देखो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है पीएससी भी कभी पूछा हो तो वो क्या आंसर लिया हो। वो 4 भी ले सकता है, वो 6 भी ले सकता है। तो सर इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो पढ़ा क्यों रहे बोले? फिर मैं आपको वास्तविकता से क्या है परिचित करा दिया। अब आपको कहीं पर भी लिखा हुआ दिखेगा तो आप समझ जाना कि वो कहना क्या चाहता है। उम्मीद ये करना, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा कि ऑप्शन में यदि 4 है तो 6 मत रहे, और 6 है तो 4 मत रहे। इस स्थिति में आप एकदम क्लियर होकर के लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यदि 4 और 6 दोनों रहा तो समझ जाना कि इसके अलावा इतने प्रश्न हल करने हैं ताकि इस प्रश्न का प्रभाव मेरे रिजल्ट में ना पड़े। समझ गए बात को?
ठीक है, उस प्रश्न को ऑलरेडी डिलीटेड मान करके आगे बढ़ना। चलो देखो अब यहां तत्पुरुष के ही भाग हैं क्या, द्विगु और कर्मधारय। क्या क्या, द्विगु और कर्मधारय। अब ये कैसे और क्यों, देखो तत्पुरुष के अंतर्गत हम देखेंगे कि यहां पर कोई ना कोई कारक चिन्ह लग जाएगा। क्या लग जाएगा, यहां पर कारक चिन्ह लग जाएगा। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था देवालय, देवों का आलय। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। समझिए बात को, यहां पर को, के लिए, ऐसे ऐसे क्या लगते हैं, कारक। कारक चिन्ह पढ़े हम लोग, कर्ता ने, कर्म को, और ऐसा कुछ बचपन में पढ़े हो ना, मैं नहीं पढ़ाया हूं अभी, आप लोग पढ़े थे पहले। उन्हीं कारक चिन्हों के बारे में हम लोग को जानना होगा। ठीक है बात। अब इसी तत्पुरुष जैसा ही व्यवहार करता है कौन, द्विगु और कर्मधारय। द्विगु में भी प्रथम पद होता है गौड़ और द्वितीय पद होता है प्रधान। जहां पर द्विगु में क्या होता है, यहां पर यह होता है संख्यावाची। क्या हो जाता है भाई, संख्यावाची। जैसे चौराहा, तिराहा, दशानन। दशानन, दशानन बहुब्रीहि का भी उदाहरण है और द्विगु का भी उदाहरण है। तो सर यदि एग्जाम में आए, बहुत ध्यान से सुनो और समझो इस बात को, यदि एग्जाम में आए कि दशानन में कौन सा समास है और वहां पर बहुब्रीहि भी हो और द्विगु भी हो, क्या चुनना होगा, हमेशा बहुब्रीहि चुनना होगा। चयन करने का सीक्वेंस क्या होता है, हमेशा बहुब्रीहि हमेशा टॉप पे रहेगा और बहुब्रीहि के बाद आप चुनेंगे द्विगु को या कर्मधारय को, द्विगु को या कर्मधारय को, उसके बाद चुनोगे। ठीक है बात, समझ में आई चीज। जैसे अब कर्मधारय की ओर यदि हम ध्यान दें तो कर्मधारय का भी नियम यही है, पहला पद गौड़, द्वितीय पद प्रधान, जो कि यहां पर जैसे लिखा हुआ है कमल नयन। क्या लिखा हुआ है, तो यहीं से देखकर समझ जाते हैं हम कि यहां पर क्या होता है, उपमेय उपमान का या विशेष्य विशेषण का विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। उपमेय उपमान या विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। ठीक है बात, ऐसा कुछ यहां पर होने वाला है। मतलब ऐसा लगेगा कि कोई एक दूसरे की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है या उपमेय उपमान। अब इन्हीं बातों को मैं आपको डिफाइन करूंगा, यही है समास। ठीक है, इनको लेकर के बहुत चिंतित मत हो जाना। अभी खाली हम लोग एक बात को समझ रहे हैं कि समास मूल रूप से होते कितने प्रकार के हैं, चार। कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं इसके, चार। चार कौन कौन से चार, सबसे पहला वाला अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव में क्या होगा, पहला पद, दूसरा पद, दूसरा पद अप्रधान गौड़। फिर दूसरा क्या देखा हमने, द्वंद्व में क्या होगा, दोनों पद। तीसरे में क्या होगा, बहुब्रीहि, यहां पर क्या होते हैं, दोनों पद अप्रधान और कोई तीसरा पद क्या हो जाता है, प्रधान। फिर चौथा यहां पर क्या होता है, तत्पुरुष में क्या होगा भाई, प्रथम पद क्या होगा, गौड़ और द्वितीय पद प्रधान। जहां पर कारक चिन्ह होते हैं, क्या होते हैं, खूब सारे कारक चिन्हों के साथ पढ़ेंगे इनको, बहुत सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ठीक है, फिर उसके बाद तत्पुरुष के अंतर्गत ही हम लोग दो और पढ़ेंगे, क्या क्या, द्विगु और कर्मधारय। द्विगु में भी प्रथम पद गौड़ है और दूसरा पद क्या है, प्रधान। अब प्रथम पद जो गौड़ है वो होता है संख्यावाची। क्या हो जाता है, यहां कर्मधारय में भी प्रथम पद गौड़ है, दूसरा पद प्रधान है, जिनमें से कर्मधारय में हम देखते हैं विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध बन जाता है, तब उसे कहते हैं क्या, कर्मधारय। क्या कहते हैं उसको, कर्मधारय। समझ में आई बात। ठीक है, तो इस तरीके से होती है क्या, समास। समास में दो पद होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद, दोनों मिलाकर कहलाता है समस्त पद या समासिक पद। समास कहते किसे हैं, जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए पद का निर्माण हो तो उसे कहते हैं क्या, समास। ठीक है, तो चलो एक एक करके पढ़ना चालू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अव्ययी भाव समास। लिखेंगे अव्ययी भाव समास कि ये होता क्या है आखिर, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अब पहला बेसिक चीज तो हमको यह समझ में आ ही गया है क्या, कि यहां पर पहला पद क्या होने वाला है, प्रधान,
और दूसरा पद क्या होने वाला है? गौड़। तो यही बात लिख दो दोबारा से। जिस समासिक पद में प्रथम पद प्रधान एवं द्वितीय पद गौड़ हो, गौड़ हो, साथ ही साथ अब आते हैं ऐड करने के लिए नई नई बातें। साथ ही साथ प्रथम पद उपसर्ग या अव्यय हो। प्रथम पद उपसर्ग या अव्यय हो। अब ये अव्यय शब्द थोड़ा सा अलग है। उपसर्ग तो समझ में आता है ना, प्रीफिक्स, कुछ भी प्रीफिक्स उठा करके डालेंगे हम। साथ ही साथ प्रथम पद उपसर्ग या अव्यय हो, अथवा लिखो, अथवा एक ही शब्द की आवृत्ति हो। एक ही शब्द की आवृत्ति हो। एक ही शब्द की आवृत्ति हो। वहां क्या होता है भाई? अव्ययी भाव समास। वहां क्या होगा? अव्ययी भाव समास। अब ये दो तीन नया चीज ऐड हो गया। फंडामेंटल थिंग ये तो पता चल गया हमको, 1-0 वाली बात। प्रथम पद क्या होगा? प्रधान, द्वितीय पद अप्रधान। कंडीशन नंबर 1 चेक। दूसरा नंबर क्या होना चाहिए? पहला पद उपसर्ग या अव्यय। यहां उपसर्ग शब्द से हम भलीभांति परिचित है। देखते हैं अव्यय का क्या मतलब है। अव्यय का मतलब होता है अविकारी। अव्यय का क्या मतलब होता है? अविकारी। अविकारी अर्थात जिसमें कोई परिवर्तन न किया जाए, मतलब जो परिवर्तित ना हो, लिंग, वचन या कारक के आधार पर कोई परिवर्तन ना हो, वो क्या होता है भाई? वो होता है अव्यय। जिसमें कोई परिवर्तन हो, स्त्रीलिंग के साथ लगाओ तो भी वही, पुल्लिंग के साथ लगाओ तो भी वही, एक वचन के साथ लगाओ तो भी वही, बहुवचन के साथ लगाओ तो भी वही। तो अव्यय में कोई परिवर्तन इस प्रकार का नहीं होता, उसे कहते हैं क्या? अव्यय। फिर एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति अगर हो रही हो। अब इस बात को समझना, हम बचपन में कभी तो ऐसा रट लिए रहते हैं कि यदि यहां पर लिखा हुआ है माता पिता, हम जैसे ही बीच में डैश देखते हैं हम समझ जाते हैं ये क्या है? क्या है ये? माता और पिता। मतलब ये कौन सा वाला समास होना चाहिए? तो हम रट करके बैठे रहते हैं, जहां बीच में डैश दिखेगा हम लगा देंगे द्वंद्व। और एग्जाम में माता पिता नहीं आता, एग्जाम में आ जाता है धीरे धीरे। क्या आ गया? अब भाई साहब रट के गया था कि बीच में डैश देखेंगे और उसको लगा देंगे द्वंद्व, लगा के आ गया द्वंद्व। और एग्जाम में फिर देखे, बाद में चेक किए तो उसमें चेक किए तो पता चला वो क्या है? अव्ययी भाव है। क्योंकि अव्ययी भाव का पूरा जानकारी रखे नहीं थे। अव्ययी भाव ने क्या कहा? एक ही शब्द की आवृत्ति हो। यहां धीरे धीरे आवृत्ति हुआ तो लगे रहने दो बीच में डैश, पड़े रहने दो उसको वैसी, लेकिन धीरे धीरे में क्या है? अव्ययी भाव। क्या है यहां पर? अव्ययी भाव समास। समझ में आई बात? आई बात समझ में? माता पिता में नहीं ना, भाई बहन में। भाई बहन में कौन सा समास? और भाई भाई में। समझ में आई बात? यदि एक ही शब्द रिपीट हो जाए तो क्या लगा देंगे? अव्ययी लगा देंगे। आई बात समझ में? तीन चीजें यहां पर लिखी, तीनों बातें समझ में आई क्या? हाँ कि ना? तो चलो कुछ ऐसा उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे यहां पर लिख दो बार बार, लिखो बार बार, धीरे धीरे, दिनों दिन। हाँ दिनों दिन। अब दिन दिन ना बोल के उसको ऐसे हम लोग दिनों दिन बोल देते हैं। जल्दी जल्दी, रातों रात।
अधिकारी बन जाओगे तो लोगों को लगेगा अरे रातों रात सफलता हासिल करे। अरे कई रात जगा था रे भाई, कई डांट खाए हैं, कभी कभी तो क्लास छोड़ के भागने का मन करता था, हैं? तब जाके सफलता पाए हो, तुम्हें लगता है रातों रात। चलो, कभी कभी जो भी रिपीट में आप लिखना चाहो, और ऐसे हिंदी पिक्चर फिल्मों के बहुत सारे गाने आपको मिलेंगे अब, चुपके चुपके, धीरे धीरे, जरा जरा, जो भी कहो, ठीक है। नहीं, एक काम करते हैं ना, तू लिखना चालू कर और मैं यहां पर अभी क्या है गाना चालू कर लेता हूं, इधर कोई बैठा देते डायरेक्टर को, हैं? रिकॉर्डिंग हो ही रहा है, डाल देंगे वो क्या बोलते हैं तो टिकटॉक टिकटॉक में ऐसे ऐसे हरकत कर दे रहे हैं। चलो देखो, तो किसी भी प्रकार का यदि आप क्या करो, कोई भी शब्द को यदि आप क्या कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, आवृत्ति यदि उसकी हो रही है, क्या लगा दोगे? अव्ययी। अब लिखेंगे कुछ विशेष शब्द और इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे आप स्वयं। चलिए तोड़िएगा। आजीवन, आजीवन, आपका काम होगा इसको विग्रह करना, ठीक है। दूसरा लिखेंगे अनुसार, प्रतिदिन, लिखेंगे प्रतिदिन, यथाशक्ति, यथास्थान, लाजवाब, आमरण, वही अनशन वाला, प्रतिध्वनि, प्रतिघात, भरपेट, प्रत्यक्ष, समक्ष, बेधड़क, प्रत्येक, बेलगाम, प्रत्युपकार, 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 लिखे। यथाशीघ्र, अपाद मस्तक, अपाद मस्तक, कितने हुए?
बनाए खूब सारा गलत बनाए, बहुत सारा सही भी बना लिए। ठीक है, चलो देखो यहां जितना कॉपी नहीं भी देखा हूं, अब देख करके सुधार लो। और जब यहां बोर्ड में लिख दिया उसके बाद तो कम से कम सही लिखना चाहिए ना। ठीक है, आजीवन क्या होगा भाई इसका, बोलो क्या? जीवन भर। चलो ठीक है, जीवन भर। अनुसार, जैसा सार है वैसा। जैसा सार है वैसा। पर्यायवाची या उसी के जगह लगने वाले शब्द नहीं पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? अनुसार को अनुरूप बोल दिए, मतलब आप तो उसके क्या ढूंढ रहे हो? वैकल्पिक शब्दों के बारे में ढूंढ रहे हो। अनुसार को क्या लिखेंगे हम लोग? जैसा सार है वैसा। प्रतिदिन क्या लिखेंगे हम लोग? हर एक दिन। ठीक है बात। चलो, यथाशक्ति, शाबाश, शक्ति के अनुसार। ये बन गया था सभी से। यही तो चर्चा कर रहे हैं ना शाम से। यथा स्थान, जो स्थान निर्धारित है। निर्धारित है। अब दोनों में अलग अलग कैसे हो गया सर? जैसे आप लोग यथाशक्ति को शक्ति के अनुसार लिखे हो, वैसे ही यथा स्थान को स्थान के अनुसार लिखे हो। वो भी ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। थोड़ा सा बोल करके देखा करो। जैसे ठीक है, नहीं हो पा रही पढ़ाई, यथाशक्ति पढ़ाई करो, अपने शक्ति के अनुसार पढ़ाई करो, ऐसा बोलना चाह रहा है कोई। और कोई अगर आया, हाँ यथा स्थान बैठ जाइए, जो निर्धारित स्थान है वहां बैठ जाइए, या स्थान के अनुसार बैठ जाइए, ऐसे ही बोलेंगे। ठीक है, जो निर्धारित स्थान है वहां बैठ जाइए। लाजवाब का मतलब, एक जन कोई तो लिखा है भयंकर सुंदर है। लाजवाब का मतलब क्या है? जिसका जवाब ना हो, जिसका जवाब ना हो। अब मेरे पास भी उसके इस एक्सप्लेनेशन का जवाब नहीं था, मैं चुपचाप चला आया इधर। चलो, आमरण मतलब मृत्यु तक। क्या होता है इसका मतलब? मृत्यु तक। देखो, आजीवन जीवन भर, आमरण मृत्यु तक, दोनों बात है। फिर प्रतिध्वनि, हर एक ध्वनि, ध्वनि की ध्वनि, प्रतिध्वनि ध्वनि की ध्वनि, इको, है ना। चलो, फिर क्या है? प्रतिघात, शाबाश, घात के बदले घात, घात के बदले घात। देखियो ना बाहुबली, बार बार कटप्पा चिल्लाते रहता है प्रतिघात प्रतिघात, खत्म ही नहीं होता उसका। वो जब देखो तब प्रतिघात। प्रतिघात मतलब घात के बदले घात। ठीक है बात। फिर क्या है? भर पेट, पेट भर कर, पेट भर कर। प्रत्यक्ष, इसको लिखेंगे हम अक्षी। अक्षी मतलब कि आंख, आंख, अक्षी के आगे, अक्षी के जो आगे है वही क्या है? प्रत्यक्ष है। और समक्ष मतलब आंख के सामने, आंख के सामने, समक्ष। ठीक है बात। प्रत्यक्ष और समक्ष, आंख के आगे, आंख के सामने। प्रत्येक मतलब बिना डर। क्या बोल रहे हैं? क्या मतलब होता है? हर एक। बिल्कुल लिख सकते हैं, हर एक लिखिए, या आप ऐसा एक एक लिख दीजिए, वही बात है। बेलगाम, बिना लगाम के, हाँ लगाम के बिना, ऐसा लिख देंगे। प्रत्युपकार, हाँ उपकार के बदले उपकार, उपकार के बदले उपकार। यथाशीघ्र, हाँ यथासंभव शीघ्र, या जितना शीघ्र हो सके, जितना शीघ्र हो सके। अपाद मस्तक, ये शब्द ही समझ नहीं आ रहा है।
अपाद मस्तक, सिर से पैर तक, पाद अर्थात पैर, मस्तक अर्थात सिर, तो पाद अर्थात पैर से मस्तक अर्थात सिर तक। फिर बेधड़क मतलब, हां, बिना धड़क अर्थात घबराहट के। बिना घबराहट के, तब होगा वो बेधड़क। ठीक है बात। ये है क्या हमारे पास में एक समास, नाम है इसका अव्ययी भाव समास। जितने बार नए नए शब्दों को आप यहां पर पढ़ते रहोगे, इन शब्दों को तोड़ते रहोगे, उतना आपको मजा आएगा। ठीक है, तो ये हुआ अव्ययी भाव समास। क्या क्या सीखा हमने समास में अभी तक? समास होते हैं कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, जिसमें से सबसे पहला वाला पढ़ रहे थे हम लोग। कौन सा पढ़ रहे हैं? अव्ययी भाव समास। कहां कहां अव्ययी भाव समास दिखेगा? जहां पर पहला पद क्या हो? प्रधान, और दूसरा पद गौड़। और पहला पद क्या होना चाहिए? उपसर्ग या अव्यय। उपसर्ग या, देखो बार बार आपको उपसर्ग या अव्यय ही दिखेंगे यहां पर, कुछ और नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा? उपसर्ग या अव्यय ही दिखेगा। ठीक है बात। और एक और कंडीशन छोटा सा हमने देखा कि एक ही शब्द की यदि आवृत्ति होती, किसी एक शब्द की यदि आवृत्ति होती, वहां पर भी क्या होता है? जैसे बार बार, जैसे धीरे धीरे, ऐसे शब्दों में क्या होगा? यहां पर अव्ययी भाव समास ही होगा। ठीक है बात। चलो आज यहीं तक पढ़ेंगे हम लोग, कल हम लोग बाकी सारे समास विग्रह को पढ़ेंगे। ठीक है, अब जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग टेस्ट।